अब जरा योगेंद्र जी को सुनते हैं, क्योंकि योगेंद्र जी ने खुद बताया कि वो घूम कर आए, प्रचार करके आए, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी। योगेंद्र जी, झारखंड से शुरू करते हैं। आप भी मानते हैं योगेंद्र जी, जैसा विनोद जी ने भी कहा और हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो मैया सम्मान झारखंड में या लाड़की बहना महाराष्ट्र में, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा? जी, वो निश्चित ही रहा। क्योंकि दोनों जगह महाराष्ट्र और झारखंड में जो रूलिंग पार्टी है दोबारा आ गई है, हरियाणा में भी हुई। तो जाहिर है ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि तीनों जगह अगर रूलिंग पार्टी वापस आ गई है तो सरकारों ने कुछ तो किया होगा जिससे कम से कम लोग उनसे गुस्सा नहीं थे, नाराज नहीं थे। वो एक फैक्टर था। देखिए, अगर आप लोकसभा चुनाव से शुरू करें तो झारखंड वो प्रदेश था जहां विपक्ष यानी कि जेएमएम और कांग्रेस जीत सकते थे, और महाराष्ट्र वो प्रदेश था जहां उन्हें जीतना चाहिए था। झारखंड में कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एनडीए से पीछे रहा था और महाराष्ट्र में बहुत आगे रहा। अब जो चुनाव परिणाम में हम देख रहे हैं वो ये कि जहां वो जीत सकते थे, जहां मेहनत करने की जरूरत थी, संभावना थी लेकिन आश्वस्ति नहीं थी, वहां तो जीत गए हैं। और जहां एक तरह से शुरुआत में ऐसा लगता था कि आश्वस्ति है और आराम से जीत सकते हैं, वहां वो हारे ही नहीं, बुरी तरह से हार गए हैं। तो इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। केवल मैं इस एक योजना का जिक्र नहीं करता। देखिए, झारखंड में अगर आप चाहें, प्रश्न झारखंड में पिछले 3-4 हफ्ते से हमारे जैसे लोगों के मन में जो था, जो मैं लोगों से बात भी कर रहा था कि देखिए जेएमएम तो अपनी सीटें जीत आएगी। जेएमएम काफी स्ट्रांग थी, हेमंत सोरेन जी की छवि अच्छी थी और ऊपर से मोदी जी ने भी उनकी मदद कर दी थी जेल में भेज के। उसके बाद तो बिल्कुल बाबा बन के निकले। उनके मतलब शरीर में, मतलब देख के भी उसमें शिबू सोरेन की आपको छवि दिखाई देती थी। तो आदिवासी इलाके में जेएमएम के अपने प्रभाव क्षेत्र में और हेमंत सोरेन का अपना कद देखते हुए जेएमएम की स्थिति मजबूत थी। केवल प्रश्न ये था कि जो उसका मैदानी इलाका है, जो गैर आदिवासी इलाका है बिहार से जुड़ता हुआ, क्या उस इलाके में जेएमएम के जो साथी सहयोगी हैं, क्या वो इतनी सीटें ला पाएंगे जो सहयोग देके उसे जिता दें? और अंत में जो हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो यही कि जेएमएम के सहयोगी, खासतौर पे आरजेडी और माले, इन दोनों का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत बेहतर रहा है कांग्रेस से। इन्होंने इतना सहयोग दे दिया है जो कि जीतने के लिए पर्याप्त था। और एक बात स्पष्ट है, मैं कुछ समय पहले बीजेपी के प्रवक्ता को शायद सुन रहा था जो बता रहे थे कि देश में कैसे सनातन की, हिंदुत्व की, इन सब चीजों की विजय हो गई है। या तो उन्होंने झारखंड के परिणाम देखे नहीं है या वो उसे अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड की फिर तुलना कीजिए। झारखंड वो प्रदेश था जहां बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का कार्ड बिल्कुल खुल के पहले दिन से खेला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात बांग्लादेशी घुसपैठिए, अगर आप वो विज्ञापन भी देखें, जो इतना क्रूर, इस तरह का स्थूल विज्ञापन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी पॉलिटिकल पार्टी का। टोपी पहने हुए मुसलमान आ रहे हैं। तो झारखंड वो प्रदेश था जहां बीजेपी ने खुल के हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, और महाराष्ट्र वो प्रदेश था जहां उन्होंने खेला, फिर वापस ले लिया। उनके अपने समर्थकों ने कहा ना ना ना, ये यहां मत कीजिए। बीजेपी के नेताओं तक ने कहा, उन्होंने, अजीत पवार ने तो कहा ही, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि ना ना ना, ये यहां नहीं चलता है। अब वहां जहां ये कार्ड आधा अधूरा भी नहीं खेला गया, वहां बीजेपी जीत जाती है, और जहां पूरा जम के खेला गया वहां हार जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड के बारे में इतना स्पष्ट कहना चाहिए कि ये हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत विजय भी है, जेएमएम की विजय है, और अंततः ये एक इंडिया कोलिशन के लिए बहुत अच्छा सबक है कि अगर आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक स्पष्ट नेतृत्व सामने आता है, और अगर कांग्रेस इसके प्रति एक खुला मन रखती है कि भाई हमारे बाहर भी कोई नेता हो सकता है जिसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो इंडिया कोलिशन के लिए संभावना है इस देश में। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं योगेंद्र जी। इसका मतलब महाराष्ट्र में एमवीए ने, इंडिया गठबंधन ने गलती कर दी। उद्धव ठाकरे को अगर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो नतीजा अलग हो सकता था। मेरी अपनी राय है, नतीजा अलग हो सकता था ये कहना तो कठिन है, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन है। और सच बात यह है कि हारने के बाद हर एक को ज्ञान आ जाता है, हर एक की थ्योरी होती है, बस ये कर लेते तो बदल जाता है। ऐसी चीजों में मैं तो विश्वास नहीं करता। लेकिन मेरे को जरूर लगता है, आप देखिए महाराष्ट्र का स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम सबके मन में है कि इंडिया गठबंधन को शानदार सफलता मिली।
उसकी वास्तविकता ये थी कि वो केवल 1% वोट से आगे था इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले में। लेकिन उस 1% से पूरा एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन इतना आश्वस्त हो गया कि चुनाव के बाद अपने इस एडवांटेज को लेके आगे बढ़ने की बजाय वो इस एडवांटेज को लेके अब केवल इस खेल में रहे कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कहीं शिवसेना की इतनी सीट तो नहीं आ जाएंगी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री रोक दे। ये खेल ज्यादा थे जो मैं दूर से देख रहा था महाराष्ट्र में, अंदर के लोग जानते होंगे क्या हो रहा था। ये खेल ज्यादा थे। वही हरियाणा वाली गलती मतलब योगेंद्र जी, जैसे वहां हरियाणा में चल रही थी। हरियाणा में कांग्रेस के भीतर थी, जहां कांग्रेस के और दूसरे एलाइज का था। ये खेल शिवसेना की तरफ से भी खेला गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी तरफ से कांग्रेस के बारे में काफी भद्दी चीजें भी कही गई उसके अंदर। शरद पवार थोड़ा सा इसमें समझदार थे, आराम से पीछे बैठे मुतमईन थे, अपना काम कर रहे थे। चुनाव के बाद बीजेपी के पास एक गेम प्लान था। देखिए, अगर आपको तुलना करनी है तो एक जमाने में हम करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम और भारत की क्रिकेट टीम की तुलना करते थे कि दोनों के पास शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक रणनीति होती थी, गेम प्लान होता था, और उनका कोच उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करवाता था। बड़े से बड़े प्लेयर का कान पकड़ के कहता था ऐसे करो, और भारत के शानदार खिलाड़ी अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में रह जाते थे। कुछ वैसी स्थिति महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में जो चुनाव के बाद बीजेपी के पास एक गेम प्लान था, और वो गेम प्लान क्या था? उस गेम प्लान के 4-5 हिस्से थे। नंबर 1, तिजोरी, सरकार की तिजोरी खोल दो, जम के पैसा दो। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने आखिरी 2 महीने में बांटा, बजट की चीजों के अलावा। हर दिन औसतन 105 जियो, जिसको महाराष्ट्र में जीआर कहते हैं, वो उन्होंने अपने चलाए। मैं कह रहा था कि हर दिन उन्होंने 105 नए आदेश सरकार लेके आई, जो बहुत अभूतपूर्व है इस तरह के काम करना। तो ये उनकी रणनीति थी। दूसरी रणनीति का हिस्सा था सोशल स्ट्रेटेजी, जिसमें यह था कि चलिए मराठा का वोट नहीं आएगा, लेकिन उसके खिलाफ मराठा वर्सेस ओबीसी को हम कंसोलिडेट करते हैं। इसको बीजेपी ने किया। दलित में नव बौद्ध का, महार का वोट नहीं आएगा, तो चलिए दलितों में जो अति दलित है, मांग है, मातांग है, उनके वोट को इकट्ठा कीजिए। इसके लिए बीजेपी ने बहुत जम के काम किया। रणनीति का तीसरा हिस्सा था ये बटेंगे कटेंगे वाला। मेरे ख्याल से वो वाला हिस्सा ज्यादा चला नहीं, और बीजेपी को भी एक स्टेज के बाद समझ आ गया कि नहीं, महाराष्ट्र में इसको प्रेस करने का कोई फायदा नहीं। चौथा हिस्सा इस रणनीति का था कि इलेक्शन को फ्रेगमेंट कर दो, इतने डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, इतनी डमी पार्टियां खड़ी कर दो, बीजेपी का वोट जहां है वहां रहेगा, बाकियों का वोट बिखर जाएगा। इनके पास 4 रणनीति थी, और इन 4 रणनीति के अलावा बीजेपी के पास जो हमेशा का रहता है, एक संगठन था, माइक्रो मैनेज करने की क्षमता है, कार्यकर्ता है, बूथ पे काम करने वाले लोग। इसके जवाब में एमवीए के पास क्या था? एमवीए के पास कोई बड़ा नैरेटिव नहीं था कि भाई लोकसभा चुनाव में तो ठीक है हमारे आ गए, उसके बाद आप हमें वोट क्यों दे, इसका कोई बड़ा नैरेटिव ऑपोजिशन के पास नहीं था। क्या ऑपोजिशन एक यूनाइटेड दिखता था? पूरी तरह यूनाइटेड महायुति भी नहीं थी, उनके भी खूब दंगल हो रहे थे, लेकिन याद रखिए वो सरकार चला रहे थे। और एमवीए को सरकार बनानी थी। एमवीए को महाराष्ट्र की जनता को दिखाना था कि भाई हम मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। वो तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा योगेश जी, आखिरी दिन तक उनका नहीं हुआ। और जो आपने एक सवाल पूछा उद्धव ठाकरे वाला, मेरी अपनी राय है उद्धव ठाकरे के बारे में 2 चीजें थी। नंबर 1, महाराष्ट्र के लोगों में सहानुभूति थी कि भाई इस आदमी के साथ थोड़ा गलत हुआ, गद्दारी हुई। दूसरा ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के बतौर ठीक ठाक काम किया था, अच्छा काम किया था, खासतौर पे कोरोना काल में। अगर एमवीए के सारे नेता इस बात को भांपते कि भाई खतरा है, चुनाव हार सकते हैं, तो एक तरीका है कि उद्धव को आगे कर दो और स्पष्ट बैकिंग दो कि हाँ ये व्यक्ति आ गया, ये बनेगा मुख्यमंत्री। मैं नहीं कहता कि परिणाम बिल्कुल पलट जाता, लेकिन मैं समझता हूं तीनों पार्टियों की स्थिति आज जैसी है उससे बेहतर होगी। ठीक है, अब योगेंद्र जी एक राष्ट्रीय तस्वीर और खींच दीजिएगा जरा, और मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा, ये बताते हुए पूछना पड़ेगा कि बीजेपी ने लगातार तीसरा चुनाव जीता है ये महाराष्ट्र में। 14, 19 और 24, सरकार 19 में किसकी भी बनी हो, लेकिन बीजेपी शिवसेना को बहुमत मिला था। 14 में भी बीजेपी पहले एनसीपी के साथ, बाद में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार में आई। अब 24 में तो देखिए ऐसा लग रहा है अकेले अपने दम पर बहुमत बनाने के करीब पहुंच गई। हरियाणा की जीत के बाद महाराष्ट्र की जीत। योगेंद्र जी, बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं हम प्री लोकसभा वाली पॉलिटिक्स में चले गए हैं, जहां मोदी 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 होता था, मोदी का मैजिक अब एक बार फिर से उसकी चर्चा होने लगी है।
और कांग्रेस के बारे में भी एक टिप्पणी करिएगा। विनोद जी ने थोड़ी देर पहले कहा, वो कहते हैं, वो क्या कहा था विनोद जी आपने, कि नवाब चले गए लेकिन इनकी नवाबी नहीं गई। नहीं, मैंने ये कहा था कि शरद पवार ने 2019 इलेक्शन से पहले ये कहा था कि कांग्रेस उस नवाब की तरह है जिसकी ज़मीनें तो बिक गई हैं, पर उसकी हवेली है, और उस हवेली के दम पे ही वो समझता है कि वो नवाब जहां तक देख पाता है उसी की ज़मीन है। हाँ, योगेंद्र जी बोलिएगा, मोदी पर भी और राहुल गांधी कांग्रेस पर भी। देखिए, कांग्रेस को विनोद जी से बेहतर कौन व्यक्ति समझ सकता है। इतने सालों से आपने बहुत तीखी निगाह से देखा है, तो विनोद जी के मुकाबले में तो मैं क्या कहूंगा। अरे नहीं योगेंद्र जी, इसमें कोई अरे नहीं, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। योगेंद्र जी, आपने तो यहां तक लिख दिया था कांग्रेस मस्ट डाई। जी 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 बिल्कुल। मैं दोनों पे बात बताता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद एक खिड़की इस देश में खुली थी, और मैंने कहा था कि ये खिड़की पार्टियों ने नहीं खोली है, जनता ने खोल दी है। वो खिड़की थी इस देश में लोकतंत्र की संभावनाओं को खोलने की। वो खिड़की थी एक तरफा राज और तानाशाही की तरफ देश जो जा रहा था, उसको एक मायने में रोकने की संभावना देते हुए खिड़की खुली थी। इसमें कोई मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद वो खिड़की पूरी तरह बंद भले ही ना हुई हो, वो खिड़की छोटी हो गई। जो खिड़की थी वो रोशनदान अब हो गई है, और आप उसे बचाने के लिए अब और संघर्ष की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिणाम से इंडिया गठबंधन को धक्का लगता है। चाहे झारखंड में इज्जत बच गई है, क्योंकि झारखंड भी हाथ से चला जाता तो बहुत ही फजीहत होती। तो झारखंड ने एक तरह से हरियाणा को बैलेंस कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के वजन को कौन बराबर कर सकता है। आपने जैसे बताया, तीसरी विक्ट्री महाराष्ट्र में होना, तो इसका ये बहुत बड़ा धक्का है। पॉलिटिक्स कई मायनों में स्टॉक मार्केट जैसी होती है, सेंटिमेंट पे चलती है, भाई कौन अप है कौन डाउन है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये छवि बनी कि भाई मोदी जी का सिक्का डाउन है और बीजेपी डाउन। अब हकीकत यह है कि मोदी जी ने इस चुनाव में ज्यादा कैंपेन नहीं किया, ये चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया, लेकिन फिर भी कुल मिला के बीजेपी को इससे एक मोमेंटम मिलेगा, या यूं कहिए कि जो उनका स्टॉक मार्केट डाउन हो गया था उसको कम से कम न्यूट्रलाइज करने का अवसर बीजेपी को मिल गया है। पूरे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा उसका हम शाम तक विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं जो बाई इलेक्शन हुए हैं 47 में उनका ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाया हूं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब ऑपोजिशन को, और खास तौर पे कांग्रेस को, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस के इर्द गिर्द बना गठबंधन है। अगर इंडिया गठबंधन बढ़ता है उसका सबसे ज्यादा श्रेय कांग्रेस को मिलेगा, अगर वो गिरता है तो कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अब मामला, मतलब ये ट्रेन चल दी है तो अगला जंक्शन अब बिहार है। बिहार में अक्टूबर में चुनाव है, तब तक के लिए बीजेपी को एक एडवांटेज मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ऑपोजिशन पे ओनस है, नंबर 1 कि इंडिया गठबंधन अपने आप को बनाए रख सके, ऐसा ना हो कि तीसरे चौथे दिन आपको कुछ एलाइज अपना गठरी बांध के चलते हुए दिखाई दें। नंबर 2, केवल चुनाव के समय गठबंधन ना हो, चुनाव के बीच भी। अब पूरा जो 1 साल है, इस साल में संसद में तो इनका गठबंधन है। संसद में और दिल्ली में भी नहीं है योगेंद्र जी, बिहार से पहले तो दिल्ली है, वहां भी कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली के चुनाव से पूरे देश के मूड पर असर शायद उतना ना पड़े, या कम से कम दिल्ली के चुनाव को पूरे देश के मूड के द्योतक के रूप में ना देखा जाए। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ इससे पूरे देश पे असर पड़ता है, और बिहार में जो होगा उसका पूरे देश पर असर पड़ेगा। तो इसलिए अब अपोजिशन को यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ चुनाव में नहीं, सिर्फ संसद में नहीं, हम सड़क पर उतरकर भी एक गठबंधन बना सकते हैं, जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, जनता की आवाज उठा के लड़ सकते हैं। अब ये ओनस। ओके योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। गुजरात में कच्छ में है योगेंद्र जी, वहां से आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू।